Hello students, welcome back once again for a new topic. Students, we are studying biology and in the biology syllabus we are leading towards the end of the syllabus today. हम लोग अपने चैप्टर का एंड करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारे पूरे सिलेबस का एंड हो जाएगा। इसके बाद में कई सारे रिवीजन के सेट हम यहाँ से आपको देंगे, वो आप रिवीजन करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 6 दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी की और जाना कि कैसे उनको हम मैनेज कर सकते हैं सस्टेनेबली, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सकें और हमें भी वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते रहें। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या स्टडीज़ कर ली हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने की थी फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से। हमने बताया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ आपको हमने कन्वे किया था कि इन स्टेक होल्डर्स के क्या क्या रोल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है केस स्टडीज़ इस चैप्टर के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे प्रीवियस केस स्टडीज़ हैं, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, चाहे वो AK बनर्जी का केस हो फॉरेस्ट ऑफिसर, या फिर खिजरी ट्रीज़ वाला मूवमेंट हो, इन सब में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं सारे के सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने, जिसकी वजह से आज फॉरेस्ट काफ़ी हद तक बचाए जा सके। मैंने इसके अलावा आपको रोल बताया था कि क्या क्या रोल होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, क्या क्या रोल होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया और उसी वाइल्ड लाइफ एक्ट के द्वारा आज हम पूरी तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचा पा रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। आज हम जो नेचुरल रिसोर्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, और वो नेचुरल रिसोर्स है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इन अ सेंस कि कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। वी आर यूजिंग द कोल एंड पेट्रोलियम वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोल और पेट्रोलियम ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, कोल जो फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल के रूप में, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं, वो अर्थ क्वेक के द्वारा या धरती की प्लेट्स के हिलने के द्वारा वो दब गए थे और ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। बट टू become the coal as a fossil fuel, it takes a very long time. It is a very long process. पेट्रोलियम की बात करें तो इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, काला सोना कहते हैं इसको। और ये पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हम लोग बहुत सारा पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सारे डेली यूज़ में लाते हैं। सारे व्हीकल्स, फैक्ट्रीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ही चलती हैं। इस पेट्रोलियम के बहुत सारे डेरिवेटिव्स जैसे कि गैसोलीन, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, पैराफिन वैक्स, इनका इस्तेमाल हम लगातार करते आ रहे हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर में भर के आती है, वो भी हमें इसी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है। तो ये पेट्रोलियम के बनने की जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर टू दैट ऑफ द कोल, वो बिल्कुल सिमिलर है कोल के मैन्युफैक्चरिंग की तरह। लेकिन केवल एक अंतर है वहाँ पर कि जो छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट्स थे, दे गेट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर वो दब गए, बरी हो गए, और उन्हीं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो थे, उनसे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो गए, यानी पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल जो है वो बन गया। यहाँ पर भी अर्थक्वेक और ये जो नेचुरल फिनोमेनन है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पेट्रोलियम के फॉर्म होने के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये भी फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि इन कोल एंड पेट्रोलियम को हम जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि देयर इज़ अ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एवरीवेयर। हर जगह हम देख रहे हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो हर जगह
लगातार यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं हम, और इसी के ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट कोल विल सर्वाइव टू द नेक्स्ट 200 ईयर्स ओनली। केवल 200 साल तक जितना भी रिजर्व है कोल का वो बचेगा, 200 साल बाद कुछ भी नहीं बचेगा कोल में। इसी तरह से पेट्रोलियम का भी ये एस्टिमेशन है कि पेट्रोलियम ऑयल विल नॉट बी अवेलेबल जस्ट आफ्टर द 40 ईयर्स। 40 साल के बाद पेट्रोलियम भी हमको नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो द मेन थिंग, द मेन पर्पस आज हमारा जो होना चाहिए वो ये है कि इस कोल एंड पेट्रोलियम को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे ओवर एक्सप्लॉइट होने से रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम, हाउ टू कंजर्व दिस कोल एंड पेट्रोलियम, हाउ टू मैनेज द रिजर्व्स ऑफ दिस कोल एंड पेट्रोलियम। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो हम करते हैं उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें तो हम लोग इसमें आगे निकल सकते हैं, बचा सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तभी होती है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केवल तभी प्रोड्यूस की जा सकती है जब इनका इस्तेमाल जो है हम कर सकें, इनका यूज़ कर सकें, केवल और केवल इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कम यूज़ करनी है। ठीक है, तो रिड्यूस करें हम यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो एफिशिएंट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल करके हम बिजली को बचा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से कोल एंड पेट्रोलियम को भी बचा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लगातार हम घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल लगातार करते जा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल हम उनको रिड्यूस करें, ठीक है, कम करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं करें। ठीक है, इसके अलावा बेटा बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनसे हम कोल एंड पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाएं तो बायोगैस एक ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स है जिससे हम कोल एंड पेट्रोलियम को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बायोगैस का यूज़, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़, सोलर एनर्जी का यूज़ करके भी हम कोल एंड पेट्रोलियम को कंजर्व कर सकते हैं, उसके रिजर्व को काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि कार पूलिंग जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें व्हीकल्स में हम लोग कार पूलिंग कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे की कार, वो शेयर करें हम कार्स को, एक जगह जा रहे हैं तो एक जगह शेयर कर लें हम कार को, या किसी की बाइक पर बैठ के चले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो ऐसे भी हम कोल एंड पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो ना करके स्टेयर्स का ही इस्तेमाल करें, सो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो सीधे कोल एंड पेट्रोलियम भी कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे हम लोग लगातार ये देखते हैं कि खाना हम लोग एलपीजी पे भी बना रहे हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व हो सकती है, कंजर्व हो सकती है। साथ ही साथ में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो कम मात्रा में एलपीजी खर्च होगी, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम अपने डेली यूज़ में ले सकते हैं और डेली यूज़ में इस्तेमाल करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज द होल टॉपिक दैट आई टोल्ड यू अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे के सारे रिविज़न्स के बारे में, जो कि अभी हमने आपको पूरा सिलेबस बायोलॉजी का करा दिया है, तो अब रिवीजन के बारे में बात होगी और रिवीजन पर हम लोगों को फोकस करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।
आई होप कि आप लोग सभी अब अच्छी तरह से इस चैप्टर को करेंगे। थैंक यू।